नमस्कार। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज यूपी में जबरदस्त सियासी हलचल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों आज यूपी में थे। मोदी ने संभल और लखनऊ का दौरा किया और दोनों जगह विकास और विरासत की बात की, जनता की ताकत पर भरोसा जताया। और राहुल गांधी ने कहा कि जनता सो गई है, पब्लिक में मोदी से लड़ने का दम नहीं है। राहुल की यात्रा भी आज अमेठी पहुंची थी। राहुल गांधी को चुनाव हराने वाली स्मृति ईरानी भी आज अमेठी में थी। स्मृति ने राहुल को चुनौती दी कि वो अब फिर अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी के बारे में कोई बात नहीं की। बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि अमेठी में राहुल की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव भी आएंगे, लेकिन अखिलेश नहीं आए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बात फाइनल नहीं हो जाती है, तब तक राहुल की किसी यात्रा में शामिल होने का कोई मतलब नहीं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यूपी में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी आज जारी कर दी, जिसमें 11 लोकसभा सीटों के कैंडिडेट्स के नाम हैं। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। यूपी के अलावा कांग्रेस को आज कई और झटके लगे। राजस्थान से सीडब्ल्यूसी के मेंबर और कांग्रेस के विधायक महेंद्रजीत सिंह ने आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। चर्चा यह है कि राजस्थान के 5 बड़े कांग्रेसी नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। हालांकि कमलनाथ ने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके करीबी नेताओं ने आज दावा किया कि कमलनाथ की राहुल गांधी से बात हो चुकी है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, पार्टी में ही रहेंगे। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस को झटका दिया। सीट शेयरिंग पर बातचीत के बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र में ऐसी सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स के नाम तय कर दिए जिन पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी कर रही है। इस पर संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे से भीख नहीं मांग रही है। उद्धव गुट के रुख से ऐसा लगता है कि वो इंडिया अलायंस में नहीं रहना चाहते। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से आज कांग्रेस के लिए कई बुरी खबरें आई। इनकी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के अमेठी दौरे और उसी वक्त अखिलेश यादव की तरफ से फेंकी गई गुगली से। आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी पहुंची। अमेठी में राहुल की बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेता अमेठी में मौजूद थे। राहुल की यात्रा में प्रियंका गांधी को भी शामिल होना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से प्रियंका नहीं पहुंच पाई। हालांकि प्रियंका को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अगर डॉक्टर्स ने इजाजत दी तो प्रियंका कल रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा को ज्वाइन कर सकती है। राहुल की रैली में अखिलेश यादव को भी शामिल होना था। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद अखिलेश यादव को राहुल की रैली में आने के लिए इनवाइट किया था। अखिलेश ने यात्रा में शामिल होने की मंजूरी भी दी थी, लेकिन वो क्यों नहीं आए ये तो अखिलेश ही बता सकते हैं। अखिलेश यादव ने वजह बताने में बिल्कुल देर नहीं की। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बात फाइनल नहीं हुई है। जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा तब तक वो कांग्रेस के प्रोग्राम्स में हिस्सा नहीं लेंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अखिलेश यादव का रुख बहुत साफ है और इस रुख से कांग्रेस के नेता परेशान हैं, लेकिन उनके पास अखिलेश की बात का कोई जवाब भी नहीं है। आज कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शनेत ने कहा कि अखिलेश यादव ने पहले न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी, लेकिन सीटों का बंटवारा भी जल्द ही हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है अखिलेश राहुल की यात्रा में शरीक हो जाएं। सबसे ज्यादा तो ये सिद्ध करता है कि अखिलेश जी की गठबंधन में सीट शेयरिंग में ना सिर्फ आस्था है, पर बड़ी ईमानदारी से वो ये बात कर रहे हैं। और बिल्कुल उनका कहना ठीक है, हम लोग सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, एक मजबूत विपक्ष बन के लड़ेंगे और भाजपा के छक्के छुड़ाएंगे। उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन हमारे सामने तो नहीं लगाई थी, लेकिन अभी 25 तक यात्रा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाएगी, वो कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने यह तो बता दिया कि कांग्रेस के साथ सीटों पर बातचीत फाइनल नहीं हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि वो कांग्रेस के फैसले का इंतजार भी नहीं कर रहे, क्योंकि अखिलेश ने आज अपने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 11 लोगों के नाम हैं। जिन लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के ये उम्मीदवार तय हो गए हैं, उनमें ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपना दावा ठोका था। अखिलेश यादव ने आज मुजफ्फरनगर के अलावा आंवला, हरदोई, मिश्रिख, प्रतापगढ़, मोहनलालगंज,
शाहजहांपुर, बहराइच, गोंडा, गाजीपुर और चंदौली लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। गाजीपुर सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है। हालांकि अखिलेश यादव के इस मूव से कांग्रेस की पार्टी के नेता नाराज हैं। उनका कहना है कि अखिलेश खुद मान रहे हैं कि सीटों को लेकर बात हो रही है, फिर एक तरफा फैसला उन्होंने कर लिया, कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी कर दिया। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यह बता दिया गया कि उम्मीदवारों के मामले में अखिलेश ने एक तरफा ऐलान क्यों किया। असल में अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस को 17 सीटें देने का ऑफर दिया था। पहले अखिलेश ने कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन जयंत चौधरी गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। इसके बाद अखिलेश ने कांग्रेस को 17 सीटें का ऑफर कर दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तो अखिलेश यादव ने एक तरफा अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अखिलेश यादव से बातचीत चल रही है, सब ठीक होगा। सब कुछ ठीक होगा, सब उन्होंने मान लिए, हम भी लोग आने हैं, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इस खबर पर और यूपी में आज रही हलचल पर हम बात करने के लिए चलते हैं इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार के पास, जो लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं। रुचि, आज अखिलेश यादव ने जिन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, इसका क्या मैसेज है आपकी समझ से, और कांग्रेस पार्टी की किन किन सीटों पर दावेदारी हो रही थी अभी तक जिस पर बात फंसी हुई है? देखिए, ऐसा मैसेज बिल्कुल साफ है अखिलेश यादव का कि कांग्रेस जो चाहती है उत्तर प्रदेश में वो नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस सबसे पहले ये चाह रही थी कि जो 21 सीट 2009 के चुनाव में जीती थी, उन 21 सीट पर उसके दावेदारी थी। उसके अलावा कांग्रेस जो है लखनऊ में लड़ना चाहती है, वाराणसी, बलिया, मेरठ, सहारनपुर, अमरोहा, ये सारी सीट्स कांग्रेस चाह रही है। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट आई है, उसमें 3 ऐसे लोकसभा सीट है जो 2009 में कांग्रेस जीती थी। ये सीट प्रतापगढ़ है, बहराइच और गोंडा है। और इसके पहले जो लिस्ट आई थी सौरभ, उसमें 5 ऐसी सीट्स हैं जो 2009 में कांग्रेस जीती थी, जिसमें उन्नाव है, खीरी है, धौरहरा है, फर्रुखाबाद है और अकबरपुर है। तो एक तो बिल्कुल साफ मैसेज है कि जो कांग्रेस चाहेगी वो वैसा समाजवादी पार्टी यहाँ करने वाली नहीं है। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि देखिए, हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे यहाँ पर 111 अकेले सपा के विधायक हैं, उधर कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं, हमारा वोट प्रतिशत जो 2022 का विधानसभा चुनाव था 35% से ज्यादा था, कांग्रेस का सिर्फ 2% के आसपास था। तो ऐसे में हम बड़ी पार्टी है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये नहीं समझ रही। कांग्रेस कह रही है कि हम नेशनल पार्टी हैं और हमें उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में एक प्रतिनिधि चाहिए, अपना कांग्रेस का झंडा लेकर चुनाव लड़ने वाला चाहिए। अब यहाँ पर 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, सभी 18 मंडल में कम से कम कांग्रेस 1 सीट चाहती है और कहीं कहीं 1 से ज्यादा भी चाहती है। तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो ये संभव नहीं है कि हम कांग्रेस को इतनी सीट्स दे दें। दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस से बात करेंगे तो उनके अपने दावे हैं, अपने तर्क हैं कि हम बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को वादे कर दिए हैं, तो हमें उनको वो सीट देनी है। जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस को एक ऑब्जेक्शन और है सौरभ, कि जो अखिलेश यादव 17 सीट की लिस्ट उन्होंने भेजी है, उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 4 से 5 कैंडिडेट उनके होंगे, यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे जो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। तो इससे भी कांग्रेस में थोड़ी परेशानी है। तो फिलहाल बिल्कुल साफ नहीं है कि ये गठबंधन होगा कि नहीं होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें क्या अलग होंगी लोकसभा चुनाव में, कुछ साफ नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि जो पहले समाजवादी पार्टी ने कहा था, अखिलेश यादव ने कहा था कि वो अमेठी या रायबरेली में राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें शामिल होंगे, वो फिलहाल इस वजह से नहीं हो रहे। और गठबंधन भी दोनों पार्टी के नेताओं से अगर आप बात करेंगे तो कुछ कह रहे हैं हो जाएगा और कुछ को उम्मीद अब बहुत कम है। तो कल राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर के रायबरेली पहुंचेंगे, तो इस बात की उम्मीद तो अब न के बराबर है, या समझे ना ही है कि अखिलेश यादव वहां पर ज्वाइन करें उन्हें?
देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब तो हमने 17 उम्मीदवारों 17 लिस्ट भेज दी कि जहां से कांग्रेस को हम सीट दे रहे हैं लोकसभा में। अब कांग्रेस अगर हमें जवाब दे देती है तो उनका कहना है कि हमारी पार्टी को तैयारी करने में कुछ भी देर नहीं लगेगी। रायबरेली लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर है। अखिलेश यादव वहां चले जाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा सड़क पे रहते हैं, वो आ जाएंगे न्याय यात्रा में। लेकिन इसकी उम्मीद सौरभ फिलहाल कम लग रही है कि जो चीज अभी तक नहीं हो पाई वो रातों रात हो जाएगी और कल अखिलेश यादव रायबरेली चले जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का कहना है कि कल वो हमसे कह रहे थे कि आज दोपहर तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा और अखिलेश यादव रायबरेली में शामिल हो सकते हैं। अब आज कह रहे हैं कि हो सकता है रात में, कल सुबह हो जाए तो अखिलेश यादव वहां चले जाएंगे। लेकिन इसकी उम्मीद थोड़ी कम ही लग रही है कि अखिलेश रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। जी सौरभ। बहुत शुक्रिया रुचि आपका। अब आपने ये देख लिया कि अखिलेश यादव बहुत खुलकर अपनी बातें कह भी रहे हैं, अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर रहे हैं और उनकी जो भी शर्त है या वो जिस तरीके से इस गठबंधन में रहना चाहते हैं, उन्होंने मैसेज बिल्कुल साफ कर दिया कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि सहयोगी दलों का क्या रुख है और कौन क्या कह रहा है, इससे राहुल गांधी को ज्यादा मतलब है नहीं। आज राहुल गांधी सुबह प्रतापगढ़ में थे, फिर अमेठी पहुंचे, कल रायबरेली जाएंगे। हर जगह उनका भाषण बिल्कुल एक जैसा होता है। सुबह सुबह राहुल गांधी ने प्रतापगढ़ में रोड शो किया, रास्ते में रुककर जीप पर खड़े होकर लोगों को संबोधित किया। भाषण का मुख्य मुद्दा था जातिगत जनगणना। राहुल ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो अडानी चाहते हैं और देश की 73% दलित, पिछड़े और आदिवासी सिर्फ ताली बजा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 73% आबादी वाले सो गए हैं, उनमें मोदी से लड़ने का दम ही नहीं है और जब तक ये लोग जागेंगे नहीं तब तक क्रांति आएगी नहीं। जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा। क्यों? क्योंकि अडानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। दम नहीं है आप में, 73% में दम नहीं है। सुलारक मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। ये आज नहीं तो कल 73% जग जाएगा। वो आस्ते आस्ते जगेगा। जब वो जगेगा, जब उसको सच्ची चोरी समझ आएगी, तब इस देश में क्रांति शुरू हो जाएगी, तूफान आ जाएगा। इसके बाद राहुल अमेठी पहुंचे। अमेठी में चुनाव हारने के बाद 5 साल में राहुल गांधी आज तीसरी बार अमेठी आए थे। लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी अमेठी के बारे में कुछ कहेंगे, अपने खानदान की पुरानी सीट से लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। उनका भाषण बिल्कुल वही था जो पिछले 4 दिनों से चल रहा है। राहुल गांधी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र किया, लोगों से पूछा समारोह में कौन कौन दिखा, फिर कहा ऐसे कार्यक्रमों में दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि मोदी सरकार के एजेंडे में इस समाज का कोई रोल नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर यही हाल रहा, 73% आबादी वाले ताली और थाली बजाते रहे तो सबका नंबर आएगा, सब भूखे मरेंगे। इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। तुम बात नहीं समझे, सोए हुए हो। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया ओ प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे, सब भूखे मर जाओगे। सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा। अमेठी आया हूं,
इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। राहुल गांधी आज रात अमेठी में ही रुकेंगे, लेकिन अमेठी में आते ही राहुल कानूनी मामले में भी उलझ गए। राहुल गांधी को कल मानहानि के केस में कोर्ट में पेशी का समन मिला है। अब राहुल कल कोर्ट में पेश होंगे, इसके बाद फिर यात्रा शुरू करेंगे। मजे की बात यह है कि जैसे ही राहुल अमेठी में दाखिल हुए, स्मृति ईरानी अमेठी पहुंच गई और अगले 3 दिनों तक वो अमेठी में ही रहेंगी। आज स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चैलेंज दिया, कहा कि राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो वो सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़ें और जीत कर दिखाएं। मेरा बहुत ही सौम्यता से एक ही प्रश्न है कि अगर कांग्रेस पार्टी को इतना लगता है कि उनका नेता जोरदार है, तो आज मैं डंके की चोट पे चैलेंज कर सकती हूँ। बिना अखिलेश और मायावती जी के सहारे, नेता मानते हैं ना राहुल गांधी को, आए सिर्फ विशुद्ध रूप से कांग्रेस की टिकट में बिना वायनाड दौड़े अमेठी से अकेले चुनाव लड़कर दिखा दें। एक व्यक्ति जो अपनी सो कॉल्ड पैतृक सीट पर आता है, उसको सूनी सड़कें मिलती हैं, और कांग्रेस के नेतृत्व को भी पता है कि अमेठी की सड़कें स्वागत में नहीं उभरी हैं। यहाँ पर उन्हें सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से लोगों को लाना पड़ता है। तो जिसके अपने कार्यकर्ता नहीं उमड़ कर आ रहे हैं बाहर, वो कितना और कैसा चुनाव लड़ेगा वो भगवान ही जानता है। कांग्रेस को अमेठी के साथ साथ अब रायबरेली की हार इसलिए सताती है क्योंकि सोनिया जी का जाना वहाँ से पहला संकेत है। लेकिन मैं वहाँ 3 साल दिशा कमेटी की चेयरपर्सन रह चुके हूँ। रायबरेली में अब ये चिंतन भी है कि जब अमेठी की सांसद अमेठी का काम करते हुए रायबरेली के लोगों की भी मदद कर रही है, उसके सामने गांधी खानदान पूरे देश में घूम रहा है अपनी राजनीति के लिए, लेकिन गांधी खानदान के प्रतिनिधि रायबरेली नहीं आ रही, तो निश्चित रूप से जनता के मन में प्रश्न उठेगा। राहुल अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि सोनिया गांधी अब रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने वाली। चर्चा इस बात की है कि हो सकता है प्रियंका गांधी रायबरेली की सीट से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करें। आज राहुल गांधी की यात्रा में प्रियंका गांधी को भी शामिल होना था, लेकिन वो नहीं आ पाई क्योंकि वो बीमार थी। अब कहा जा रहा है कि अगर डॉक्टर्स उन्हें इजाजत दे दें तो हो सकता है कि 1-2 दिन में वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो जाएं, और हो सकता है तब तक समाजवादी पार्टी के साथ भी सीटों के बंटवारे की बात फाइनल हो जाए तो अखिलेश यादव भी राहुल की इस यात्रा में दिखाई पड़े। हालांकि मुसीबतें अखिलेश की पार्टी में भी कम नहीं है, वो आपको बताते हैं। आज अखिलेश यादव को 2 झटके लगे। पहला यह कि नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव ने उनकी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अब वो अपना रास्ता देख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 22 फरवरी को दिल्ली में अपने सपोर्टर्स की मीटिंग बुलाई है, और चर्चा यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछले काफी वक्त से पार्टी में उनके साथ भेदभाव हो रहा था। कुछ छुटभइये नेता उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सब कुछ देखते सुनते हुए भी अखिलेश यादव ने ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए उनके लिए अब पार्टी में रहना मुश्किल हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि इलेक्शन करीब है, पब्लिक से जुड़े कई इश्यूज हैं, लेकिन लोगों की लड़ाई लड़ने की बजाय अखिलेश यादव घर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। जब वहां पर मेरे अभियान का मजाक बनाया जाने लगा, तमाम छुटभइये नेता से चिल्ली बखाड़ने लगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करने के बावजूद भी उस पर लगाम लगाने के बजाय आज मेरे पत्र को भी गंभीरता से न लिया जाना इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं ऐसे तत्वों के पीछे अखिलेश जी का साथ था। हमें जहां सड़क पर निकल कर लड़ाई लड़नी चाहिए, हम केवल घर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। अनुरोध करने के बावजूद भी उस पर एक कदम भी चलने की कोशिश नहीं की गई है। पार्टी के अंदर ही पदों में भेदभाव किया जा रहा है। एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का हो जाता है और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है। ये भेदभाव क्यों? अगर यही भेदभाव होना है तो ऐसा भेदभावपूर्ण पद मुझे नहीं चाहिए। अखिलेश यादव के लिए दूसरी बुरी खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद समाजवादी पार्टी के एक और महासचिव सलीम शेरवानी ने आज अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सलीम इकबाल शेरवानी 5 बार सांसद रहे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन वो राज्यसभा में टिकटों के बंटवारे से नाराज हैं।
सलीम शेरवानी ने आज कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों की सपोर्ट तो चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को उनका हक देना नहीं चाहते। अब ये कैसे चलेगा? ऐसा है, पीडीए जो है वो पिछड़ा, दलित और मुसलमानों का लेके हम 2024 के चुनाव में उतर रहे थे। ये जो राज्यसभा के टिकट दिए गए हैं, इसमें कोई मुसलमान नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है और एक दलित है। तो अगर आप में आपके स्लोगन की सीरियसनेस है, जैसे अंग्रेजी की कहावत है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो आपको ये करके दिखाना चाहिए था कि जो आप कह रहे हैं उसमें आप खुद भी यकीन रखते हैं। वो मुझे नहीं नजर आ रहा। अखिलेश जी करता धरता है समाजवादी पार्टी के, और उनको ये फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए था। इस फैसले से मुझे बहुत गहरा झटका लगा। अगर मुसलमानों का भरोसा उठ जाएगा, जो भरोसा उठ रहा है अखिलेश यादव, हाँ, तो कमजोर तो हो ही जाएंगे। मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त मोदी जी की पहुंच है और मोदी जी का जो इस वक्त नाम है और जो भी उनकी पॉपुलैरिटी है, उनको टक्कर देना नामुमकिन सा लग रहा है। समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने पार्टी लीडरशिप पर सवाल उठाए, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग पहले से पार्टी से लाभ लेते हैं, फिर फायदा उठाकर चले जाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी के बगावती तेवर अखिलेश यादव के पीडीए पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश आजकल हर मुद्दे पर पीडीए करते हैं और पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी उसी पीडीए को रिप्रेजेंट करते हैं। अखिलेश बार बार कहते हैं वो मोदी के रथ को यूपी में रोकेंगे, पीडीए की मदद से बीजेपी को यूपी में साफ कर देंगे। लेकिन अब अखिलेश को अपनी रणनीति पर फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मोदी का कारवां बढ़ता जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी के गढ़ संभल में नरेंद्र मोदी ने बताया कि अब ना पुरानी बात होगी, ना पुराने जमाने की राजनीति चलेगी। जमाना बदल गया है और विरासत के साथ साथ विकास चलेगा। नरेंद्र मोदी ने आज संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन करके कल्की धाम की आधारशिला रखी। कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट करा रहा है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कांग्रेस के पुराने नेता प्रमोद कृष्णम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बॉयकॉट करने से प्रमोद कृष्णम नाराज थे। वो अयोध्या गए थे, इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। प्रमोद कृष्णम ने कल्की धाम के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया था। इस कार्यक्रम में मोदी पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समारोह में आए। इसके अलावा देश भर से लगभग 11,000 साधु संतों को शिलान्यास कार्यक्रम के लिए न्योता दिया गया था। कल्की धाम की आधारशिला रखने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कल्की धाम के मॉडल का भी इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की सरकारों ने कुछ अच्छे काम उनके भरोसे छोड़ दिए थे, वो धीरे धीरे वही सारे काम पूरे कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि देश ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी उसे वो बखूबी निभाते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय चक्र बदल चुका है, अब प्राचीन परंपराओं के साथ आधुनिकता के इस अमृत काल के स्वागत का दौर है। जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है, समय का चक्र घूम चुका है। हम विकास भी
विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। इसलिए मैंने लाल किले से देश को विश्वास दिलाया था, यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री ने आज इशारों इशारों में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी रिएक्ट किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज के दौर में अगर सुदामा कृष्ण को पोटली में चावल दें तो सुदामा पर भी करप्शन का इल्जाम लग जाता। जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस वक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। कल्की धाम का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के प्रिंट वाला अंग वस्त्र पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। लखनऊ में मोदी ने हर साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। मोदी ने 10 लाख करोड़ की लागत वाले लगभग 14,000 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। ये प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग और रियल एस्टेट और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद मोदी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7-8 सालों में यूपी की तस्वीर बदल गई है। पहले यूपी निराशा में डूबा हुआ था। 7 साल पहले यूपी में अराजकता थी। पहले अपराधियों का बोलबाला था, रेड अलर्ट जारी होते थे। अब इन्वेस्टर्स के लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है और इससे देश के सबसे बड़े राज्य में खुशहाली आएगी। 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना जब्ती, यही खबरें आती रहती थी। उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता, विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। आज हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियों की भी बात की। बताया कि मिडिल क्लास को अपना घर बनाने के लिए उनकी सरकार ने 60,000 करोड़ की मदद दी है।
इसके अलावा उन्होंने 25 लाख मिडिल क्लास फैमिलीज को ब्याज में छूट दी है। इनमें से 1.5 लाख तो अकेले यूपी में है। शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना घर का सपना पूरा करने के लिए हमने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की मदद भी की है। इस पैसे से शहरों में रहने वाले 25 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को ब्याज में छूट मिली है। इसमें 1.5 लाख लाभार्थी परिवार ये मेरे यूपी के हैं। हमारी सरकार ने आयकर में जो कमी की है उसका भी बड़ा लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। 2014 से पहले सिर्फ 2 लाख रुपए की आय पर ही इनकम टैक्स लग जाता था, जबकि बीजेपी सरकार में अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता। इस वजह से मध्यम वर्ग के हजारों करोड़ रुपए बचे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर चुनाव करीब देखकर यह आयोजन क्यों किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि पहले योगी सरकार बताएं कि प्रदेश में अब तक कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और इससे कितने लोगों को रोजगार मिला। सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो वो गरीबों को दिया है। ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज हैं अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था, क्योंकि चुनाव आ गया है इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है, इसीलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सरकार रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और समाजवादियों का जो आंदोलन रहा है, जो संघर्ष रहा है आरक्षण बचाने का, ये सरकार पूरा का पूरा समाप्त कर देगी। अखिलेश यादव जिस पेपर लीक की बात कर रहे थे उस पर सरकार ने एक्शन लिया है। असल में यूपी में आज पुलिस भर्ती की परीक्षा थी जिसमें करीब 48 लाख नौजवानों ने हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए गए कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसे विपक्ष ने मुद्दा बनाया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने इसकी जांच के लिए कमेटी बना दी है जो सोशल मीडिया पर लीक बताए जा रहे पेपर्स की जांच करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आज राजस्थान से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई। राजस्थान में कांग्रेस के सीनियर लीडर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा सीट से एमएलए हैं। उन्होंने विधानसभा की मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया है। महेंद्र सिंह जीत मालवीय ट्राइबल बेल्ट से आते हैं, 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। 1998 में वो बीजेपी के टिकट से ही एमपी बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आज बीजेपी में आने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कहा कि आदिवासी समाज के लिए जितना काम मोदी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकरा दिया तो ये बात उनके दिल को चुभ गई। इसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय करने का मन बना लिया था। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया, ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, मंदिर को मानने वाला आदमी हूँ, देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूँ। और जैसे कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन और अमित शाह साहब का उद्बोधन हम सबको रोंगटे खड़े करने वाला उद्बोधन था। इन तमाम चीज़ों से मैं प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर मैंने कहा कि मैं एक बार फिर अपने पुराने घर में जाऊं।
महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। वो वर्किंग कमेटी के दूसरे नेता हैं जिसने कांग्रेस छोड़ी है। लेकिन महेंद्रजीत सिंह के जाने के बाद भी कांग्रेस की टेंशन खत्म नहीं हुई, क्योंकि चर्चा यह है कि राजस्थान कांग्रेस के कम से कम 5 बड़े नेता दिल्ली में हैं और वो बीजेपी के संपर्क में हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जिन नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबर है वो सब के सब अशोक गहलोत के करीबी बताए जा रहे हैं। इसलिए इस वक्त गहलोत की मुश्किल ज्यादा है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस मुश्किल में है। महाराष्ट्र में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बात तय नहीं हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 48 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट कर दिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 18 सीटों में से मुंबई की 6 में से 4 सीटें शामिल हैं। इनमें वो 3 सीटें भी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी दावेदारी कर रही है। मुंबई की नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ सेंट्रल और साउथ सेंट्रल सीट पर कांग्रेस खुद अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 4 सीटों पर दावा ठोककर यह मैसेज दे दिया कि वो अलायंस के लिए सिर्फ 2 सीटें देंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अरविंद सावंत ने कहा कि अभी तो सिर्फ कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुए हैं, लेकिन यह सही है कि उनकी पार्टी 18 से ज्यादा सीटों पर भी दावा कर सकती है। अभी तो घोषित नहीं हुआ ना। अभी जब उसके तीनों पार्टी के लोग इकट्ठा बैठेंगे, वंचित के भी चौथा है, सब इकट्ठा बैठेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर उसका बंटवारा घोषित करेंगे, तब पता चलेगा सही में कितना है। हम अपने लिए नहीं सोचते, हम पूरा गठबंधन का सोचते, तो सभी लोग चुनकर आने चाहिए। कोऑर्डिनेटर में सर 6 लोकसभा की सीटें हैं मुंबई में, लेकिन 4 को ही रखा गया है। आपकी जो लिस्ट आई हो उसमें से तो 2 सीटें, 3 लड़े थे, उल्टा अभी हम 4 लड़ रहे हैं। ये तो सोचो। लेकिन जो विवाद का विषय था सर, विवाद नहीं है, गठबंधन में तय होगा और उसके बारे में आदरणीय उद्धव जी, शरद पवार साहब, थोराट साहब या नाना पटोले जी और भी अम्बेडकर जी सारे इकट्ठा बैठकर घोषित करेंगे। 18 से 22-23 हो सकते हैं सर, लेकिन 18 से कम नहीं होंगे। 100% नहीं होंगे मुझे लगता है। क्योंकि मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट पर कांग्रेस के लीडर संजय निरुपम खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे के कदम से सबसे ज्यादा नाराज वही हैं। संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे के रुख से लगता है कि वो अलायंस में रहना चाहते नहीं। संजय निरुपम ने कहा कि गठबंधन में बात बराबरी पर होगी, कांग्रेस किसी से भीख नहीं चाहती। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अधिकृत तौर पर एमवीए की बैठकों में मुंबई की जिन सीटों के ऊपर एक आग्रह रखा गया है, वहां 3 सीटें हैं। एक उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य है। इन तीनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी का आग्रह है कि कांग्रेस का उम्मीदवार लड़े। अभी इस पर कोई फैसला हुआ नहीं है। फैसला इसलिए नहीं हुआ है कि एमवीए की बैठकों में अभी तक सीट शेयरिंग के ऊपर कोई अंतिम फैसला लिया ही नहीं गया। और इस बीच अगर शिवसेना इस प्रकार से हरकत करती है तो क्या ये गठबंधन में रहना चाहते, नहीं रहना चाहते, ये एक बड़ा सवाल है। कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित तौर पर तीनों पार्टियों की जिम्मेदारी है कि हर जिले में, हर लोकसभा क्षेत्र में अपना अपना कोऑर्डिनेटर को दे, ताकि कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़े, उनके साथ दूसरी पार्टी कोऑर्डिनेट कर सके। लेकिन इस प्रकार की हरकतें कि चुन करके 18 सीटों पे देना और मुंबई की 4 सीटों पे देना, 2 सीटें छोड़ देना, क्या कांग्रेस पार्टी भिखारी पार्टी है? क्या हम भीख मांग रहे हैं सीटों की? आप कौन होते हैं हमें सीट देने वाले? और मैं कौन होता हूं आपसे सीट मांगने वाला? न तो आप भीख दे रहे हैं, ना हम भीख मांग रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए, कांग्रेस ने उस पर रिएक्शन दिया तो विरोधियों को मौका मिल गया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लीडर राहुल शिवाले ने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, इलेक्शन जैसे जैसे पास आएगा अघाड़ी के झगड़े और होंगे। ये अभी उनकी महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला ही नक्की नहीं हुआ है, अभी तक कुछ पब्लिश भी नहीं हुआ और उसके पहले ये सब अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये उनके महाआघाड़ी में कितना अविश्वास है वो अभी दिखाई दे रहा है और उनके इंटरनल झगड़े अभी लोगों के सामने आ रहे हैं। ये अभी जैसे बहुत सारी पार्टी परिवार तक सीमित हुई है और बाकी कार्यकर्ता सब छोड़ के जा रहे हैं, तो महाविकास आघाड़ी का भी वैसे होगा। वो परिवार की पार्टी रहेगी, परिवार की आघाड़ी रहेगी, बाकी कार्यकर्ता सब महायुति में आ जाएंगे। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी महाराष्ट्र में अपना काम शुरू कर दिया। ओवैसी अब मुस्लिम वोटर से कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट मत देना, क्योंकि किसी पार्टी को मुसलमानों की फिक्र नहीं है। ओवैसी अपनी रैलियों में बार बार बाबरी मस्जिद का जिक्र करके मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। अकोला की रैली में ओवैसी ने कहा कि अगर मुसलमानों ने अपनी ताकत को नहीं पहचाना, अपनी लीडरशिप तैयार नहीं की,
तो कई और मस्जिदें खूनी पड़ेंगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया, अमित शाह के सामने नारा लगाया, बाबरी मस्जिद जिंदा है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोल सकेंगे। अब ये बात क्या बोलेंगे सेकुलर पार्टी गठबंधन के लोग, महाविकास के, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं। क्या तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हुए मैं उसको बयान कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, बताओ मुझे। क्या तुम्हारे दिलों में बाबरी मस्जिद है या नहीं है, बताओ मुझे। तुम्हारे दिलों में तकलीफ है नहीं है बाबरी मस्जिद की, बताओ मुझे। अगर है तो नारा लगाओ मेरे साथ, नारे तकबीर। अगर तुम 6 दिसंबर को भूल जाओगे, नौजवानों तुम नहीं देखे हम देखे, अगर तुम 6 दिसंबर को भूल जाओगे तो खुदा ना खास्ता तुम्हारी जिंदगी में फिर 6 दिसंबर ना हो जाए। कोई सेकुलर नहीं रहा। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम खुश हैं कि हमने 6 दिसंबर को मस्जिद को तोड़ा, और उद्धव ठाकरे के साथ कौन है? शरद पवार साहिब, कांग्रेस के लीडर। और यही कांग्रेस आकर बोलेगी अरे भाई बचा लो। अरे आप हमको बोल रहे, अपने आप को तो बचा लो। इसके बाद ओवैसी ने ओवैसी पर खुलकर हमला बोला। कहा जिस कांग्रेस के लीडर्स उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, आज उसी कांग्रेस के नेता एक एक करके बीजेपी में जा रहे हैं, राज्यसभा की मेंबरशिप ले रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि अब बीजेपी की बी टीम कौन है। तुम नहीं देख रहे मेरे भाई कि अशोक राव जो मुझे गाली देते थे, उनके चमचे जो मुझे गाली देते थे, आज मोदी के पैरों के पास बैठकर गपागप चाय पी रहे हैं। कल तक बी टीम बोलने वाले आज खुद मोदी के पास जाकर राज्यसभा की मेंबरशिप अशोक राव ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे बी टीम का, अरे असली टीम तो तुम हो आरएसएस की, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान कर रहा था तो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। अब एक और मध्य प्रदेश का एक्स चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, जिसको कहा गया कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा, ये मैं नहीं कह रहा, उनका लीडर बोला, वो भी मुझे गाली देता था। अब सुना है कि वो भी जाने वाले हैं बीजेपी में। आप बताओ फिर कौन बी टीम है, कौन बी टीम है मेरे भाई। असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। महाराष्ट्र, बिहार और यूपी में ओवैसी उन इलाकों पर फोकस करते हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी 15% से ज्यादा है। बिहार के सीमांचल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों के अलावा ओवैसी महाराष्ट्र की औरंगाबाद, अकोला, नांदेड़, धुले, बीड और मुंबई की एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। औरंगाबाद सीट तो पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बड़े मार्जिन से जीती थी। अगर इस बार उन्हें मुस्लिम बाहुल इलाकों में मजबूत उम्मीदवार उतारने को मिल गए तो वोट बढ़ेगा और शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए मुश्किल होगी। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जुल्म ज्यादती के मुद्दे पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। ममता बनर्जी की सरकार ने बीजेपी के नेताओं को संदेश खाली जाने की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन आज कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की परमिशन मिल गई। शुभेंदु अधिकारी अब कल संदेश खाली का दौरा करेंगे। संदेश खाली में पिछले कई दिनों से महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका इल्जाम है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडे महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। महिलाओं ने अपने साथ बलात्कार का भी आरोप लगाया है और पुलिस भी शाहजहां से मिली हुई है, यह भी उनका कहना है। बीजेपी का इल्जाम है कि ममता बनर्जी ने गुंडों और अपराधियों को प्रोटेक्शन दी हुई है। अब गुंडों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि बंगाल में महिलाओं की इज्जत आबरू भी सुरक्षित नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों की बातें तो खूब करती हैं, उनका भला बिल्कुल नहीं करती। ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर बस कुछ गुंडों को बढ़ावा दिया है। देखिए, परमिशन 12 तारीख भी दिया था, ये लोग फिर 140 लगाया सीधा चैलेंज करके। आज स्पेसिफिक ऑर्डर मुझे मिला, मैं कल सुबह 9 बजे कलकत्ता से निकलकर 11 बजे के अंदर पहुंच जाऊंगा। नहीं पकड़ेगा ड्यू टू इलेक्शन। एक गुंडागर्दी करता है, वोट लूटता है,
उसको संरक्षण देख के रखा है। बसीराट, बारासात, ये सब चुनाव में लोकसभा सीट जीतने के लिए एक गुंडा लोग का जरूरत है। शौकत मोल्ला का जरूरत है, राजा गाजी का जरूरत है, फौलता का जहांगीर का जरूरत है, शहीदुल गाजी का जरूरत है, शाहजहां का भी जरूरत है। ममता बनर्जी आपने मुस्लिम वोट बैंक को, उसको नौकरी, मुस्लिम को नौकरी नहीं दिया, हेल्थ नहीं दिया, एडुकेशन नहीं दिया, मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट का काम नहीं किया, बिजली पानी और सड़क, रोटी कपड़ा और मकान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो सब मुस्लिम लोग को नहीं मिला। 50-100 गुंडा बना दिया और उसको 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का मालिक बना दिया। जैसे बाकीबुर रहमान, जैसे शेख शाहजहां, ये सब लोग को गुंडा बना दिया। बंगाल का मेन ऑपोजिशन के नाते हम लोग का फर्ज बनता है बेसहारा जो जनता है, खास करके हमारी जो मातृशक्ति है, देवी शक्ति है, लेडीज लोग है, उनका साथ देना हम लोग का ये ड्यूटी है। SC/ST कमीशन के बाद आज महिला आयोग की टीम भी संदेशखाली पहुंची। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संदेशखाली जाकर प्रदर्शनकारी महिलाओं से मुलाकात की। रेखा वर्मा ने कहा कि संदेशखाली के हालात बहुत खराब हैं, वो राष्ट्रपति से मिलकर पूरी रिपोर्ट सौंपेंगी। रेखा वर्मा ने कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन जरूरी है क्योंकि ममता के राज में महिलाओं को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। संदेशखाली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं, बहुतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है, 2 रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। आप समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं। आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा क्योंकि पुलिस से भी डर है। आज मैं खुद महिलाओं को लेके आई हूँ अपने संरक्षण में यहाँ थाने में। और चीफ मिनिस्टर कहा, मुझे लगता है उनको रिजाइन कर देना चाहिए और बिना एक पोस्ट के अगर वो यहाँ आए तो महिलाओं का दर्द समझ पाएंगी। इससे पहले मैंने इतना दर्द कहीं नहीं देखा। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संदेशखाली के प्रोटेस्ट को बीजेपी प्रायोजित बता दिया। उन्होंने कहा कि वहां की महिलाओं ने जो भी शिकायतें की हैं, जो भी कंप्लेंट पुलिस को दी हैं, उसकी जांच हो रही है, लेकिन बीजेपी इस मामले में भड़काऊ बयान देकर हिंदू मुसलमान के दंगे कराना चाहती है। जहां प्रशासन स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, पुलिस कमिश्नर ने आपको पहले भी कहा है, हमने सरकार की ओर से कैंप बनवाए हैं। जिन लोगों को जमीन की कोई समस्या है वो यहाँ आएं और हमें बताएं। जिनकी कोई समस्या है हम उनका समाधान करेंगे। मैं उन लोगों का समर्थन नहीं करती जो समस्याएं हल नहीं कर सकते और सिर्फ गेंद खेलने के नाम पर मैदान पर आ जाते हैं। पर वो बॉल नहीं खेल सकते, वो बस कमियां ढूंढते हैं और दंगे कराना चाहते हैं। संदेशखाली की महिलाएं लगातार अपनी बात खुलकर कह रही हैं। आज भी कई वीडियो सामने आए, लेकिन जब मुख्यमंत्री महिलाओं की बात को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दें तो महिलाएं किससे न्याय मांगेंगी? पुलिस के एक्शन पर भरोसा कैसे करेंगी? बेहतर होगा ममता बनर्जी खुद संदेशखाली का दौरा करती, इन महिलाओं से मिलती। हो सकता है तब ममता को महिलाओं की पीड़ा का एहसास होता। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, उससे महिलाओं को न्याय मिलने की उम्मीद कम हो रही है। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया। किसान अब 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। सरकार का नया प्रपोजल भी किसान संगठनों ने ठुकरा दिया। किसान संगठनों ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में दम नहीं है। 23 फसलों पर एमएसपी तय करें। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, सरकार भटका रही है, टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है। जितना पैसा सरकार दालों और कपास की फसल खरीदने में लगा रही है, उतने पैसे में 23 फसलों पर एमएसपी आसानी से दे सकती है। सरकार के इस प्रपोजल से किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है, इसलिए वो इसे रद्द करते हैं। माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर
एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। असल में कल रात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ करीब 6 घंटे बैठक की। इस मीटिंग में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। इस मीटिंग में सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया कि किसान फसलों के डाइवर्सिफिकेशन करें, गेहूं और धान की जगह पर दूसरी फसलें उगाएं और सरकार उनकी पूरी फसल एमएसपी पर खरीदेगी। यह ऑफर था तूर, उड़द, मसूर दाल और मक्के की पूरी फसल पर 5 साल तक सरकार एमएसपी पर खरीद करेगी। इसी तरह कपास पर भी एमएसपी पर खरीद की जाएगी। खरीद की मात्रा की भी कोई लिमिट नहीं होगी। सरकार ने किसानों को समझाया था कि इससे किसानों को दोहरा फायदा है, फसल की कीमत भी मिलेगी और जमीन भी लंबे वक्त तक उपजाऊ बनी रहेगी। इंटरेस्टिंग बात यह कि भगवंत मान ने कहा कि जो प्रपोजल केंद्र सरकार ने किसानों को दिया है वो उन्होंने ही दिया है। अगर किसान संगठन इस ऑफर को मान लेते हैं तो इससे पंजाब के किसानों का भला होगा। मैंने एक मुद्दा वहां उठाया कि भारत मोजाम्बिक और कोलंबिया से $2 बिलियन की दालें मंगवाता है। मैंने कृषि मंत्री और दूसरे मंत्रियों से यह कहा है कि जो फसल हम उगाते हैं उसकी जगह दूसरी फसल पर अगर वो एमएसपी की गारंटी दे दें तो हम आपको दालें पैदा करके दे सकते हैं। इतिहास एक बार फिर अपने को दोहराएगा जब देश दालों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आप बताइए कौन कौन सी दालें उगानी हैं, हम आपको वो पैदा करके देंगे क्योंकि हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन उन्हें खरीदने की गारंटी होनी चाहिए। सारी फसल बिक जाने की गारंटी होनी चाहिए। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकार के मंत्री मीटिंग में कुछ और वादा करते हैं, बाहर आकर कुछ और बोलते हैं। इसलिए किसानों को सरकार की नीयत पर शक है और उन्होंने प्रपोजल ठुकरा दिया है। अब 21 फरवरी को सुबह 11 बजे वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ये जो हमें मीटिंग में प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया था और जो मंत्री महोदय ने बाहर आके बुलाया उसमें बहुत फर्क था और उसमें बगैर फिर सोचे हम निर्णय करते वो अच्छा नहीं था। पंजाब के किसान संगठनों ने सरकार का ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि कल किसान संगठनों ने कहा था कि प्रस्ताव ठीक है, वो इस पर विचार करेंगे। आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस बार आंदोलन का हिस्सा नहीं है। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के प्रस्ताव को बहुत अच्छा बताया। बीकेयू ने कहा कि जो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, उन्हें किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आंदोलन करने वाले किसान नेता सामने आए और सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर इस मामले में किसान नेताओं के बीच में ही मतभेद है, इसलिए मामला सुलझने की बजाय उलझ रहा है। लगता है कि अब मामला और खींचेगा, आम लोगों को कुछ दिन की परेशानी झेलनी पड़ेगी। आज की बात में इतना ही।